हेलो। फंक्शन का सेकंड लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर फंक्शन का हम लोगों ने देखा, उसमें फंक्शन की डिफिनीशन हम लोगों ने स्टडी की। फंक्शन को हम लोगों ने कई तरीके से डिफाइंड किया इन द टर्म ऑफ सेट के टर्म में फंक्शन की डिफिनीशन देखी हम लोगों ने। उसके बाद से ग्राफिकली हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन किया कि ग्राफ अगर किसी फंक्शन का हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो एक फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं, फंक्शन को आगे स्टार्ट करते हैं। फंक्शन को जैसा हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज़ द टूल्स ऑफ कैलकुलस। फंक्शन जो है वो कैलकुलस को पढ़ने के लिए रिक्वायर्ड टूल्स हैं जो हम इस चैप्टर में इकट्ठा करेंगे। और इन चैप्टर्स में, इस चैप्टर में पर्टिकुलर चैप्टर फंक्शन में हम लोग सारे कैलकुलस के टूल्स को इकट्ठा करने के बाद फिर लिमिट चैप्टर से आगे कैलकुलस को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, फंक्शन चैप्टर के अंदर। और यहाँ पे हम लोगों का मेन मोटिव क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का मेन मोटिव ये होगा इस चैप्टर में कि हम हर तरीके के फंक्शन का ग्राफ समझें। ठीक है, हर तरीके के फंक्शन के ग्राफ के बारे में हम समझें कि किस फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का होगा। ग्राफ के पता होने से आपके कैलकुलस में लगभग अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि 70% टू 80% क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं कैलकुलस में, अगर ग्राफ आपको ड्रॉ करने आता है तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ ड्रॉ करने को भी सीखेंगे और कुछ जो बेसिक फंक्शन हैं, जो फिक्स्ड फंक्शन है, बेसिक फंक्शंस हैं, उनके जो ग्राफ्स होंगे उनके ग्राफ्स को हम अपने मेमोरी में भी रखेंगे, क्योंकि बैठ करके एग्जामिनेशन में ग्राफ को बनाना हो और याद रखना, ये दोनों थोड़ा सा बैठ के बनाने लगेंगे तो ग्राफ बनाने में भी आपका टाइम किल होगा, फिर क्वेश्चन भी आपको उस ग्राफ से करना होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कुछ फंक्शंस जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, लॉग का फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हो गए, मीन्स जो फंक्शन फिक्स हैं, ठीक है, उनके ग्राफ्स तो हम अपने मेमोरी में रखेंगे। बट कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो लगातार वेरी, जैसे रेशनल फंक्शन की बात करें तो रेशनल फंक्शन हो गया या कोई पॉलिनोमियल हो गया, इनका डाटा चूंकि लगातार चेंज होता रहता है तो डाटा चेंज होने के कारण इनके ग्राफ्स फिक्स नहीं रह जाते। ग्राफ जो होते हैं वो हमेशा वैरी करते रहते हैं। तो उन ग्राफ्स के वेरिएबल को हम तब जान पाएंगे जब हमें ग्राफ ड्रॉ करने आता रहेगा। तो हम लोग इस चैप्टर में ग्राफ ड्रॉ करने को भी सीखेंगे। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो हम लोग आगे कैलकुलस में जब डिटेल में पढ़ते हैं कैलकुलस तब क्लियर होता है। तो यहाँ हम लोग इस चैप्टर में दो काम करेंगे। एक तो हम लोग फंक्शन भी पढ़ लेंगे, फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे उस फंक्शंस को हम लोग टैकल करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इकट्ठी करेंगे। साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम लोग फंक्शन का ग्राफ भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ को स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होंगी। हमने यहाँ पे हेडिंग डाला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। बट अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको दिक्कत करती है या नहीं समझ में आती है तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें लिखने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें इसी में आगे जो है कैलकुलस में ही हम लोग डिटेल में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, अभी हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग ग्राफ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शन पे आएंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोग का लेक्चर हुआ था वो टोटल आप लोगों ने देखा था, किस पे हुआ था, डिफिनीशन ऑफ फंक्शन पे। डिफिनीशन ऑफ फंक्शन पे पूरा का पूरा पहला लेक्चर है। फंक्शन को पूरी तरह से डिफाइन किया गया था, लंबा लेक्चर, केवल डिफिनीशन बताने में आई थिंक 1 घंटे सवा घंटे की क्लास गई थी। और यहाँ पर अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड हमारे पास हथियार होने चाहिए, कुछ टूल्स होने चाहिए, उन टूल्स को हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज फिर से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हम चीजें लिखने जा रहे हैं इन सारी चीजों को अपन को डिटेल में पढ़ना है आगे के चैप्टर्स में, इसी कैलकुलस के ही यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी इवन और ऑड की। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। कहां पर, इसी चैप्टर में आगे फंक्शन के ही चैप्टर में इस इवन और ऑड फंक्शन को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इवन ऑड फंक्शन से IIT JEE एडवांस और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
यहां पर हम लोग केवल ग्राफिकल अप्रोच के लिए इवन ऑड समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इवन ऑड फंक्शन क्या होता है और ग्राफ में इसका क्या रोल होगा, ठीक है। तो आपको बता दें कि अगर fx कोई फंक्शन है, इफ fx बी अ फंक्शन, fx अगर कोई भी फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, सच दैट f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। क्या मतलब समझे, मतलब ये समझे कि किसी भी फंक्शन fx में अगर x के प्लेस पर अपन माइनस एक्स रखें और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये बोलते हैं कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन है। अगर fx एक फंक्शन है कैसा, f माइनस एक्स fx के बराबर हो जाए, देन ऐसी सिचुएशन में fx को क्या बोलते हैं, fx इज कॉल्ड इवन फंक्शन। fx को हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बोलें कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर अगर हम x के जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी, जो कि फिर से fx के बराबर हो गई। मतलब x के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें fx इज इक्वल टू कॉस एक्स, यहाँ पर अगर हम x के जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये cos माइनस एक्स होगा, और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं कि cos अपने माइनस को रिमूव कर देता है, तो ये वैल्यू cos x हो जाएगी और इसको फिर हम लोग fx लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखो f माइनस एक्स fx के बराबर हो गया, तो यहाँ पर fx इज इक्वल टू cos x कैसा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी फंक्शंस होंगे जिनमें x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा, ऐसे ही फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं पहले। ऑड फंक्शन क्या होता है, यहीं पे अगर ऑड की बात करें तो इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी x के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर अगर फंक्शन उस माइनस को बाहर की तरफ भेज देता है, ऐसी सिचुएशन में हमारा जो fx होता है वो क्या बन जाता है, वो ऑड फंक्शन बन जाता है, ठीक है। इवन और ऑड अभी हम लोग डिटेल में आगे और पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा समझ के चलेंगे क्योंकि इसका यूज हम ग्राफ में करने वाले हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ले ले, अगर हमसे कोई बोले कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है और ये फंक्शन कैसा होगा, तो यहाँ पर x के जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ये वैल्यू माइनस एक्स क्यूब हो गई। और x क्यूब किसके बराबर है, fx के बराबर, मतलब इसको माइनस fx लिख सकते हैं, यानी x के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर हमारे फंक्शन में माइनस बाहर आ गया। ऐसे ही हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मान लो fx इज इक्वल टू 10x लिख दिया जाए और यहाँ पर अगर हम x के जगह माइनस एक्स रखें तो ये वैल्यू 10 ऑफ माइनस एक्स हो जाएगी, और 10 अपने माइनस बाहर भेज देता है, मतलब ये माइनस 10x हो गया f माइनस एक्स। तो यहाँ पर f माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस एफ एक्स के बराबर हो गई, क्योंकि 10x के प्लेस पे हम लोग fx लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन भी कैसा फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ये भी कैसा फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो इवन और ऑड फंक्शन हम कैसे पहचानेंगे, फंक्शन में x के प्लेस पर हम लोग माइनस एक्स रखेंगे, अगर वो फंक्शन अपनी एज इट इज वैल्यू रिपीट कर देता है, x के जगह माइनस एक्स रखने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस सिचुएशन में बोलते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है। और अगर x के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पे पूरा फंक्शन अपना बाहर माइनस भेज देता है, तो उस फंक्शन को बोलेंगे वो फंक्शन ऑड फंक्शन है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि सारे के सारे फंक्शन इवन और ऑड ही हों ये जरूरी नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहां पर सारे के सारे फंक्शन इवन और ऑड ही होंगे ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर मान लो हमसे कहा जाए कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या fx इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, किसी ने बोला कि x के जगह माइनस एक्स रखो तो e टू दी पावर माइनस एक्स आ गया। अब यहां पर ये वैल्यू क्या हुई, क्या हम इसको e टू दी पावर x बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, यानी हम इसको fx नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या हम इसको माइनस ई टू दी पावर एक्स बोल सकते हैं, वो भी नहीं बोल सकते, मतलब इसको माइनस एफ एक्स भी नहीं बोल सकते, क्योंकि x इस माथे पर माइनस एक्स जाकर के हुआ है, माइनस बाहर आना चाहिए। अगर इस तरीके का आया होता तो हम ऑड बोलते, इस तरीके का आया होता तो इवन बोलते। यहां पर x के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर न तो ये आया न तो ये आया, मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा नाइदर इवन
नॉर ऑड। ये फंक्शन न तो इवन होगा न तो ऑड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे फंक्शन इवन हो या ऑड हो, ये जरूरी नहीं है नंबर की तरह। जैसे नेचुरल नंबर में हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर या तो इवन होता है या तो ऑड होता है, लेकिन यहां पर जो फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे फंक्शन या तो इवन होंगे या तो ऑड होंगे, ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी फंक्शंस हो सकते हैं जो नाइदर इवन नॉर ऑड भी होंगे। ठीक, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर आखिर आपने ये इवन ऑड क्यों बताया? जब आप ये बोल रहे हैं कि इवन ऑड तो हमको आगे पढ़ना है, फिर यहां ग्राफ में इसका क्या रोल है, तो उसी रोल को मेन समझना है। यहां पर हमें इवन ऑड फंक्शन की डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। इवन ऑड फंक्शन का हम लोग ग्राफ में क्या यूटिलाइज करने वाले हैं वो पढ़ेंगे। तो यहां पर जो इवन फंक्शन होता है ना, इवन फंक्शन मतलब कैसा फंक्शन जिसमें x के प्लेस पे -x पुट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा फंक्शन का क्वालिटी क्या होता है कि इसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो कैसा होता है? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का क्या मतलब हुआ? सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस का मतलब यह हुआ कि अगर आपका ग्राफ इधर की तरफ ऐसे है, ठीक है, ये ग्राफ अगर है आपका किधर? पॉजिटिव साइड, x के पॉजिटिव साइड में, तो y एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, मतलब बाकी का ग्राफ आप खुद से बना लोगे। कैसे खुद से बना लोगे? क्योंकि ये फंक्शन अगर इवन फंक्शन है, अगर आपने चेक किया और फंक्शन कैसा आपका आ गया? इवन फंक्शन आ गया। मान लो ये तुम्हारा fx का ग्राफ है, ठीक है, और तुमको पता है कि ये fx कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में बाकी इधर का ग्राफ हम खुद ही ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इधर का ग्राफ हम खुद से ही ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से इसका ग्राफ हो जाएगा बाकी का, यानी इधर जो हमारा फिगर बना वैसा ही फिगर हमारा इधर भी बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये टोटल ग्राफ हमारे fx का हो जाएगा अगर हमको ये पता चल जाए कि फंक्शन इवन फंक्शन है तो। क्लियर? जैसे अगर मान लो हमसे कोई बोले कि एक फंक्शन है fx जो कैसा फंक्शन है? जो इवन फंक्शन है, हमने उसका ग्राफ सपोज कर लो ऐसे और ऐसे बना दिया, ठीक, तो इसका इधर वाला ग्राफ अगर इतना है तो बाकी ग्राफ हम खुद से ड्रॉ कर लेंगे यूं, ठीक है। तो अगर हमको ये पता चल जाता है कि कोई फंक्शन इवन है तो ऐसी सिचुएशन में हमें उस फंक्शन का पूरा ग्राफ नहीं बनाना पड़ता। पॉजिटिव साइड वाला अगर ग्राफ बनाए हैं तो y एक्सिस के अबाउट उसका इमेज बना देंगे दूसरे साइड में, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट ग्राफ दे देगा। अगर मान लो कि इस तरीके का कोई ग्राफ है कि हमारा ये एक ग्राफ है फंक्शन का, तो और ये किसी ने बोल दिया कि यार ये फंक्शन जो है ये कैसा फंक्शन है? इवन है, तो ये इवन फंक्शन है तो टोटल इसका ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इवन पता चलने से क्या फायदा होगा? तो फंक्शन का इवन पता चलने से ये फायदा होगा कि आधा ग्राफ हम बना लेंगे तो बाकी आधा ग्राफ खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना ग्राफिकली क्या चीज इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है, मतलब जैसा वाई के लेफ्ट में बनेगा वैसा ही वाई के राइट में भी ग्राफ बनेगा। ठीक, ऑड के लिए क्या होता है? ऑड के लिए क्या यहां पर यूज करते हैं वो देखते हैं हम लोग। यहां पे अगर फंक्शन मान लो ऑड होता, फंक्शन अगर ऑड होता तो ऑड फंक्शन की सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? ऑड फंक्शन मतलब x के प्लेस पे -x पुट करने पर अगर ये माइनस बाहर आ जाता -fx हो जाता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ fx विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन, या हम ओरिजिन को एक चीज और लिख सकते हैं, अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट क्या मतलब हुआ? मतलब मान लो कि यहां पर तुमको अगर एक ग्राफ दे दिया गया, ठीक है, मान लो तुमसे बोला कि ये एक ग्राफ है। किसका ग्राफ है? किसी ऑड फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? किसी ऑड फंक्शन का ग्राफ है। इतना दे दिया, किसी ने ये ग्राफ दे दिया या तुमने ये ग्राफ बना लिया
और तुमको अचानक से पता चल गया कि फंक्शन कैसा था, ऑड फंक्शन था, तो बाकी का ग्राफ हम खुद ब खुद बना लेंगे। कैसे? ये जो ग्राफ है इसी का इमेज बना लेंगे। अब बोलेंगे कि ये कैसा इमेज है, तो ये इमेज कहलाता है ओरिजिन के अबाउट इमेज। इस ग्राफ का ये इमेज होगा अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट इमेज होगा, या इसको अपोजिट क्वाड्रेंट के अबाउट इमेज भी बोलते हैं। अपोजिट क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि ग्राफ अगर फर्स्ट में है तो किस में बनेगा? थर्ड में। फर्स्ट का अपोजिट क्वाड्रेंट थर्ड होता है, सेकंड का अपोजिट क्वाड्रेंट फोर्थ होता है, तो इसका ग्राफ इसमें बन जाएगा, इसका ग्राफ इसमें बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? यानी अगर हमसे बोला जाए कि हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का मान लो हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। कैसे ग्राफ बनेगा वो अभी आगे और भी हमारे पास मेथड्स हैं और भी तरीके हैं, अभी सीधे ग्राफ इतने से ही बनाने को नहीं आएगा। इससे हम लोग केवल एक चीज ये देख सकते हैं कि आधा ग्राफ बनाएंगे तो आधा खुद ही बन जाएगा, ठीक। कब? जब फंक्शन इवन या ऑड होगा तब। अगर फंक्शन न इवन होगा न ऑड होगा, ऐसी सिचुएशन में हमें पूरा का पूरा ग्राफ खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। आधा ड्रॉ करके आधा का आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन अगर फंक्शन इवन ऑड है तो आधा ग्राफ ड्रॉ करके आधा का आइडिया लग सकता है। तो अगर मान लो कि हमसे बोले कि ये एक हमारा फंक्शन है और ये हमने ग्राफ मान लो ड्रॉ किया किसी फंक्शन fx का, और अचानक से हमको किसी ने आके बताया कि ये मेरा फंक्शन जो था ना ये ऑड फंक्शन था, तो हमने बोला कि अच्छा ये ऑड था तो इसका बाकी का ग्राफ हम बिना कुछ किए ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ये वाला ग्राफ। अब ये टोटल जो ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ड्रॉ किया, ये टोटल का टोटल हमारे fx का ग्राफ हो जाएगा। तो इवन और ऑड पता चलने से हमको एक क्या फायदा मिलता है कि आधा ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो बाकी का आधा ग्राफ खुद ब खुद ड्रॉ हो जाता है। यानी बिना हम कैलकुलेशन के, बिना कुछ चेक किए बाकी का आधा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इवन की कंडीशन में सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है, और तुम्हारा ऑड की कंडीशन में सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। ये दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा, और ये अभी जैसे ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे ये हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। बाकी ये आप ये मत सोचिएगा कि आपका इवन और ऑड खत्म हो गया, नहीं, इवन ऑड अभी हम लोग आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। ये केवल ग्राफ के लिए हमने थोड़ा सा इवन ऑड आपको बताया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ चीजें और भी रिक्वायर्ड हैं। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था इवन ऑड फंक्शन। हम लोगों ने जो हेडिंग डाली थी अभी आज, वो क्या डाली थी? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इन चीज़ों को जब इकट्ठा कर लेंगे और समझ जाएंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखना, सारा पॉइंट नोट करते जाना, तो जैसे ही हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फंक्शन भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी फंक्शन में भी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बोला भी था कि फंक्शन पढ़ने से पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स का इनइक्वालिटी वाला पार्ट खत्म कर लो। हम इनइक्वालिटी वाला भी वीडियो बना करके डाल रहे हैं, 2 वीडियो हमने डाल दिया है, और भी इनइक्वालिटीज़ के वीडियो आपके जब तक फंक्शंस में उन इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ेगी तब तक उन वीडियोज़ को भी हम उसमें लोड कर देंगे, वो भी आपको पढ़ते रहना है। अगर पहले से इनइक्वालिटी क्लास 11th में पढ़ रखे हो बेसिक मैथमेटिक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डायरेक्ट भी आप इस चैप्टर को आगे देख सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पर फंक्शन को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? फंक्शन चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने फंक्शन की डिफिनीशन पढ़ी, और अब क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन का ग्राफ जो बनेगा उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होगी, उन सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लोग जो देखने जा रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमको अगर चेक करना होगा, क्यों, इसकी क्यों जरूरत पड़ेगी? भाई हम किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, तभी तो ड्रा करेंगे। हम तुमसे बोल दें कि एक फंक्शन का ग्राफ बनाओ, भैया कैसे बनाएंगे? ग्राफ कैसे बनाएं, बढ़ाएं कि घटाएं? तो यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कहाँ बढ़ेगा और कहाँ पर घटेगा, मतलब कहाँ पे ग्राफ हम ऊपर ले जाएंगे और कहाँ पे ग्राफ को हम नीचे ले जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए, तभी हम ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है,
ये एक फंक्शन है और इसी का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। फंक्शन का सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, फंक्शन का हम डिफ्रेंसिएशन निकाल लेंगे। क्लियर? अब देखो यहां पर पहला पॉइंट, द इंटरवल इन विच एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, in that interval fx will be increasing. The interval in which f dash x less than 0, in that interval fx is decreasing। ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें जिस फंक्शन का ग्राफ बनाना है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद से क्या करना होगा, उसको ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व कर लेंगे। यानी जहां पर उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा वहां पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, यानी वहां पे ग्राफ बढ़ेगा ऊपर की तरफ, और जहां पर हमारा डिक्रीजिंग होगा वहां पर हमारा ग्राफ घटेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता चलेगा, उसके डिफरेंशिएशन से। ठीक, उससे हम क्या फ़ायदा पता कर लेंगे, उससे हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे कि ग्राफ हमारा बढ़ते हुए बनेगा या घटते हुए बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। तो किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना होगा तो उस ग्राफ के लिए हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे ग्राफ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, और डिफरेंशिएशन जहाँ पर निगेटिव होगा वहाँ पे ग्राफ तुम्हारा घटेगा यानी डिक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपके कैलकुलस में एक चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक 2 लाइन का कॉन्सेप्ट सिखाया, बट आपको कैलकुलस में एक पूरा चैप्टर पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जिसमें 2 दिन 3 दिन का समय लगता है, 4 दिन का पूरे चैप्टर को पढ़ने में। उसके ऊपर IIT JEE एडवांस और मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। केवल इतने से कुछ नहीं होने वाला, ये तो केवल हमने ग्राफिकली आपको समझाया कि किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग ग्राफ होगा या डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ बढ़ता हुआ होगा या घटता हुआ होगा, उसी को चेक करने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बाकी क्यों इंक्रीजिंग होता है, क्यों डिक्रीजिंग होता है, सारी कहानी हम यहीं पे अगर बोल देंगे तो फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चैप्टर भी अपने को पढ़ना है, तो अभी यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने से दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पर केवल ये याद रखो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग, और अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो दिमाग में आपको अभी रख के चलना है। आगे इन चैप्टर्स को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगी और उससे क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये बेसिक आइडिया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने का। ठीक, इसके बाद अब यहां पर अपने को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो पता चल गया। सपोज कर लो कि हमें ये पता चल गया कि यहां पर हमारा पॉइंट A है, यहां पर हमारा पॉइंट B है, और किसी ने हमको ये बता दिया कि इसके बीच में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब A पर यहां था और B पर यहां चला आया। तो अगर कोई फंक्शन A पॉइंट पर यहां था और B पॉइंट पर यहां चला गया तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, इसका मतलब आपका फंक्शन बढ़ा, इंक्रीज हुआ। A से लेकर B तक आपका फंक्शन पॉइंट A से पॉइंट B पर आप देख रहे हो, A यहां था, B यहां था, माने बढ़ गया। A पर वैल्यू यहां थी, B पर वैल्यू यहां पे हो गई, मतलब A और B के बीच में आपका फंक्शन कैसा फंक्शन है, दिखाई दे रहा है, बढ़ेगा, कुछ बढ़ता हुआ जाएगा A से B तक। ठीक,
अब प्रॉब्लम आती है ग्राफ बनाते समय क्या, ये तो हम पता कर लेंगे। कैसे पता कर लेंगे? फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और उसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व किया। मान लो इसको ग्रेटर देन 0 सॉल्व करने से x की वैल्यू आ गई a से लेकर b तक। मान लो इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आ गई? a से लेकर b तक। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने हमको आते रहना चाहिए। अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो कुछ इनइक्वालिटी बीच में बताते भी रहेंगे और कुछ इनइक्वालिटीज आप क्लास 11 से रिवाइज भी कर लेना। 11th नहीं पढ़े हो तो अभी बेसिक इनइक्वालिटी का हम इसमें दो वीडियो डाले हुए हैं और भी वीडियो डालेंगे तो वहाँ से इनइक्वालिटी और क्लियर होगी। यहाँ इनइक्वालिटी हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फंक्शन का डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन 0 करके इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। मान लो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई a से लेकर b तक। अगर x की वैल्यू यहाँ a से लेकर b तक आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन a से लेकर b तक में इंक्रीजिंग है। मतलब हमको पता चल गया कि a से b तक हमारा ग्राफ इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर बढ़ेगा, ये तो पता चल गया। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ ऐसे बना दें, ऐसे बना दें कि ऐसे बना दें। बढ़ तो तीनों में रहा है, बढ़ तो तीनों में रहा है, बढ़ तो यहाँ भी रहा है, बढ़ तो यहाँ भी रहा है और बढ़ तो यहाँ भी रहा है। इन तीनों में ग्राफ बढ़ रहा है। ए से बी तक अगर किसी को जाना है तो वो ऐसे भी जा सकता है, सीधे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे भी बढ़ सकता है, ये ऐसे कॉनकेव डाउन टाइप का। इस शेप को क्या कहते हैं? कॉनकेव डाउन। और इसको कहते हैं कॉनकेव अप, ऊपर की तरफ कॉनकेव और ये नीचे की तरफ कॉनकेव। और ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। किसी ने बोला कि यार ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट को ज्वाइन करो। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में अगर ज्वाइन करना है तो ये तो दिख गया कि ए से लेकर बी तक हमारा फंक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो ऐसे बढ़ रहा है कि यूं बढ़ रहा है कि यूं बढ़ रहा है, ये चीज हमको यहाँ पर अभी आइडिया नहीं लग पाई। तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? तो इसकी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है कहाँ से? तीसरे पॉइंट से। तीसरा पॉइंट इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कॉनकेविटी, कॉनकेविटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मतलब हमारा फंक्शन बढ़ेगा या घटेगा ये तो हमको पता चल गया, लेकिन कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा कि ऐसे बढ़ेगा कि ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। मान लो घट रहा है फंक्शन, अगर मान लो किसी ने बोला कि ए पॉइंट पर यहां पर है, बी पॉइंट पर यहां चला आया तो घट रहा है ए से बी तक। अब घटने का भी 3 तरीका हो सकता है, ऐसे घट रहा है कि ऐसे घट रहा है कि ऐसे घट रहा है, देख रहे हो। तो बढ़ने और घटने की केवल जानकारी हो जाने से हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें कैसे बढ़ना है, हमें इंक्रीजिंग में बढ़ना है, मतलब सॉरी कॉनकेव अप में बढ़ना है कि कॉनकेव डाउन में बढ़ना है कि स्ट्रेट लाइन में बढ़ना है। अगर हमको घटना है तो सीधे स्ट्रेट लाइन में घट जाना है कि कॉनकेव डाउन में घटना है कि कॉनकेव अप में घटना है। तो इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कौन देता है? कॉनकेविटी ऑफ द फंक्शन। ये कैसे चेक होता है? तो यहाँ याद रखो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये यूज होता है कॉनकेव अप के लिए, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ये यूज होता है कॉनकेव डाउन के लिए। ये सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल वीडियो लेक्चर देख लो और वीडियो लेक्चर देखने के बाद से अगला जो हम लेक्चर पढ़ाएंगे ना, तो हर ग्राफ बनाते समय इन सारी बातों को बार बार बोलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को, ये जो आपका सेकंड लेक्चर जा रहा है फंक्शन का, इस लेक्चर को रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना, ठीक है। अगर समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, ना समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सबका अभी हम लोग थर्ड वाले वीडियो लेक्चर से, जैसे ही फंक्शन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें अपने आप एग्जाम्पल की तरह आपके सामने आनी शुरू होंगी और हर चीज आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो रटना मत, एक बार इस वीडियो को देखना जरूर, ठीक है। और एक आध दो क्लास करने के बाद फंक्शन का, तीसरा चौथा करने के बाद फिर इसको एक बार पढ़ना। इस सेकंड वीडियो लेक्चर को आप एक बार फिर पढ़ना 1-2 लेक्चर के बाद से, तो फिर ये देखोगे कि और बढ़िया से आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा इसका।
और चूंकि ये यहाँ पे केवल हम बेसिक की बात कर रहे हैं इसलिए बहुत डिटेल में हम कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम सारी चीज़ों की, ये कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इसी में, कहाँ पर, फंक्शन चैप्टर में नहीं, कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर आएगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर में इस टॉपिक को डिटेल में हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राफ में थोड़ी सी इसकी जानकारी होने से हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो जाती है, इसलिए हम इसकी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बेसिक आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो कि f डबल डैश x 0 हो जाता है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक, यानी आपने क्या किया, मान लो आपने एक फंक्शन दिखा और किसी ने बोला कि आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। बात को ध्यान से समझ लेना, किसी ने बोला कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सीधे हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन मान लो ग्रेटर देन 0 आ गया, कहां से कहां तक, a से लेकर b तक, यानी a से लेकर b तक ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब हम इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डबल डिफरेंशिएशन भी मान लो ग्रेटर देन 0 आ गया, कहां से कहां तक, a से लेकर b तक। तो डबल डिफरेंशिएशन a से b तक अगर हमारा पॉजिटिव आ गया, मतलब यहां पर हमारा ग्राफ कैसा होगा, कॉनकेव अप, क्योंकि हमने यहां पर बताया डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब कॉनकेव अप। इसका क्या मतलब होता है, इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें क्या फायदा होगा, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हमें एक ये फायदा होगा कि हमें ये पता चल गया कि हमारा कहीं पर a है, मान लो यहाँ पे a ले लेते हैं और यहाँ पर b है, हमें पता चल गया कि a से लेकर b तक हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। मतलब a से लेकर b तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। मान लो a पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर a पर फंक्शन की वैल्यू fa हो जाएगी। तो ये पॉइंट हमारा मान लो fa है और ये पॉइंट मान लो हमारा fb है। तो कह रहा है a से लेकर b तक हमारा फंक्शन कैसा है, इंक्रीज करेगा, मतलब ऐसे आगे जाएगा। लेकिन कैसे इंक्रीज करेगा, तो हमने देखा कि फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब कॉनकेव अप में इंक्रीज करेगा। मतलब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे जाएंगे, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जब हम जाएंगे तो हम यूं जाएंगे, ऐसे जाएंगे। बात समझ में आई, a से लेकर b तक हमें बढ़ना तो है, जाना तो हमको a से b तक है, इंक्रीज करना है, लेकिन वो कैसा ग्राफ बनेगा इंक्रीजिंग वाला, वो इंक्रीजिंग वाला ग्राफ कॉनकेव अप बनेगा। इसको कॉनकेव अप बोलते हैं, कटोरी ऊपर की तरफ, उल्टा कटोरी कॉनकेव डाउन, सीधा कटोरी माने कटोरी में पानी भर दो, पानी अगर कटोरी में बचा हुआ है मतलब कॉनकेव अप, और पानी अगर कटोरी में से गिर गया, जैसे ये कटोरी है इसमें पानी भरोगे तो गिर जाएगा पूरा का पूरा पानी, तो ये कॉनकेव डाउन हो गया। ठीक है, कटोरी अप कटोरी डाउन, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। ठीक है, कटोरी ऊपर सीधी कटोरी, उल्टी कटोरी, कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन। तो यहां पर ये ग्राफ हमारा इस टाइप का बनेगा, इसका जो ग्राफ होगा। क्लियर। अगर मान लो हमारा यहां पर क्या आया होता, अगर मान लो ये बोलता कि y बराबर fx अपना एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन हमने किया f डैश x, तो वो निगेटिव आ गया। कहां पर निगेटिव आ गया, a और b के बीच में, और डबल डिफरेंशिएशन हमने देखा तो पॉजिटिव आ गया a और b के बीच में। a और b के बीच में हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मान लो यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। हमने देखा कि a से लेकर b तक हमारा फंक्शन कैसा है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन 0। फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेस देन 0 अभी हमने बताया था क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन निगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब ग्राफ घटेगा। घटेगा मतलब नीचे डाउन की तरफ आएगा। तो मान लो a पॉइंट पर फंक्शन यहां पर है, b पॉइंट पर फंक्शन यहां पर है, ये मान लो वैल्यू fb है और ये मान लो वैल्यू तुम्हारी fa है। ठीक, तो तुम्हारा फंक्शन जो है वो देखो घटेगा, a से लेकर b तक घटेगा। अब क्वेश्चन आया कि कैसे घटेगा, सीधे घट जाएगा कि किसी और तरीके से घटेगा, तो यहां पर दिखा कि फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉजिटिव। फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब कॉनकेव अप, मतलब हमको यहां से यहां घटते हुए जाना है, मतलब घटना है, लेकिन वो घटेंगे कैसे, हम ऐसे घटेंगे, कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप, ऐसे कॉनकेव अप में घटेंगे। बात समझ में आया, ऊपर की तरफ सीधी कटोरी होते हुए घटेंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ का स्ट्रक्चर होगा। और इस पूरे चैप्टर में हमको रफ ग्राफ ड्रॉ करना है, नाप करके स्केल से या मीटर से हमें यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना। इस पूरे चैप्टर में हमें जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो रफ ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है। तो रफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर इस तरीके की छोटी मोटी इंफॉर्मेशंस मेरे पास रहेगी तो हम एक रफली पिक्चर बना करके उस फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसा ये दिखाई देगा।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कॉन्केविटी का क्या रोल है। हम लोगों ने यहाँ 3 इंफॉर्मेशंस पढ़ ली ग्राफ के लिए। एक पढ़ा फंक्शन का इवन ऑड होना, फंक्शन अगर इवन ऑड होगा तो क्या कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ी कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा कैसे पता चलेगा। तीसरा हमने ये पता किया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो कैसे, वो कैसे इंक्रीज डिक्रीज होगा, सीधे लाइन में इंक्रीज होगा कि कॉन्केव अप में इंक्रीज होगा कि कॉन्केव डाउन में इंक्रीज होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हम लोग इन तीनों चीजों से इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज यहां पर हमारे लिए ग्राफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई। एक और पॉइंट यहां पर थोड़ा इसमें ग्राफ के लिए जरूरी है, जान लेते हैं। वो चौथा पॉइंट है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा हालांकि क्लास 11 से फिजिक्स से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर थोड़ा हम डबल डिफरेंशिएशन वाला रूल नहीं बताएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाला रूल बता देंगे। और यहाँ मैक्सिमा मिनिमा समझोगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा। यहाँ पर चौथा पॉइंट जो अपना मैक्सिमा मिनिमा वाला है, ग्राफ में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। तो कॉमन सेंस से अपने सोचो कि ग्राफ में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। हम ग्राफ बना रहे हैं मान लो किसी चीज का, तो अगर हम किसी चीज का ग्राफ बना रहे हैं तो बनाते बनाते कहां तक जाएंगे, ये हमको पता होना चाहिए कि वो ग्राफ मैक्सिमम कहां तक जाएगा। या अगर हम ग्राफ नीचे ले जा रहे हैं तो पता होना चाहिए कि नीचे कहां तक जाएगा। अब नीचे जा रहे हैं तो बस जाते चले गए, ये बोर्ड वोर्ड तोड़ करके नीचे चले गए। ऊपर जा रहे हैं तो कॉपी के पेज से बाहर चले गए, ऐसा तो ग्राफ बनाएंगे नहीं। अगर हमको ये आइडिया होगा कि ये ग्राफ मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा या मिनिमम कितनी गहराई तक जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में ग्राफ बनाना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये भी हमारे ग्राफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहां पर मैक्सिमा मिनिमा इज ऑल्सो अ चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कैलकुलस में एक चैप्टर की तरह हमको मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, जो हमें डिटेल में पढ़ना होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। वहां हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। 5 से 6 क्लास, ये 5 से 6 बड़े बड़े लेक्चर 1.5 घंटे 2-2 घंटे के ये अकेले खाता है, ठीक है। यहां पर हम लोग केवल इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, जितनी हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे उतने से ही हम यहां पे काम कर लेंगे। मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, मान लो y = fx अपने पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा हमारा इस फंक्शन में एक जगह और यूज होगा रेंज निकालते समय। जब हम लोग इस फंक्शन चैप्टर में डोमेन रेंज नाम का एक टर्म यूज करेंगे, पढ़ेंगे, तो वहाँ डोमेन और रेंज निकालने में जब रेंज को निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी ये मेथड हमारा यूजफुल होगा। इसलिए ध्यान में रखना कि हमारा ये जो फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा है ये आपको समझ करके रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का एक तरीका फिजिक्स वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग यूज करते हैं। एक और मेथड हम यहाँ पे आपको सिखा देते हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dx क्या आ जाएगा, f'(x). सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, इस f'(x) को 0 पुट कर देंगे, मतलब dy/dx को 0 पुट कर देंगे। dy/dx 0 पुट करने पर हमको x की वैल्यू मिलेगी, मान लो x की वैल्यू c1 c2 c3 मिल जाती है। x की ऐसी तमाम वैल्यूज मिलेंगी, तो जो भी मिले c1 c2 c3 टाइप का वो सारी वैल्यूज हम यहाँ लिख लेंगे। तीसरा फिर हम यहाँ क्या करेंगे, प्लॉट ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन। हमको जो x की वैल्यू मिलेगी उस x की वैल्यू को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन पे हम यहाँ पे c1 ले लेंगे, यहाँ c2 ले लेंगे, यहाँ पे c3 ले लेंगे, ठीक है। ये जो x की वैल्यू मिलेगी डिफरेंशिएशन 0 पुट करने पर, उन वैल्यूज को हम यहाँ नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहां पर चेक करेंगे साइन किसका, f'(x) का। किसका साइन चेक करेंगे, f'(x) का। मान लो f'(x) यहां पर पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। किसका साइन चेक किया, f'(x) का। यहां पर f'(x) क्या है, 0। यहां पर भी f'(x) क्या है, 0। यहां पर भी f'(x) क्या है, 0। क्यों, क्योंकि c1 c2 c3 कहां से आया है, c1 c2 c3 तो f'(x) को 0 पुट करने पर आया है। मतलब c1 पर f'(x) 0 है,
C2 पर भी f डैश x 0 है, C3 पर भी f डैश x 0 है, क्योंकि इसी को 0 पुट करने पर ये तीनों वैल्यूज हमको मिली हैं। अब हम इस f डैश x का साइन इंटरवल में चेक करेंगे। इस इंटरवल में मतलब C3 से इन्फिनिटी के बीच में इसका साइन क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा। तो इसका साइन चेक करने के लिए हम लोग वेवी कर्व मेथड जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं इनइक्वालिटी में, वो भी यूज करते हैं, और कई बार हम लोग लॉजिक लगा करके भी इसका साइन चेक कर लेते हैं। तो यहां पर मान लो हमने चेक कर लिया, हम यहां पर केवल मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं, अभी हम इनइक्वालिटी में नहीं घुसेंगे, नहीं तो फिर ये क्लास दूसरे तरफ डायरेक्शन में चली जाएगी, उसका अलग वीडियो लेक्चर बना करके डाला जाएगा इनइक्वालिटी वाला। यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, माइनस प्लस माइनस क्या मतलब है, माइनस प्लस माइनस का मतलब, प्लस का मतलब क्या, कौन प्लस, एफ डैश एक्स प्लस, एफ डैश एक्स के पॉजिटिव होने का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, ये कौन प्लस है, एफ डैश एक्स प्लस है, ये कौन माइनस है, एफ डैश एक्स माइनस है, ये कौन प्लस है, एफ डैश एक्स प्लस है, ये कौन प्लस है, एफ डैश एक्स प्लस है। तो एफ डैश एक्स के प्लस होने का मतलब हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एफ डैश एक्स के घटने का मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो कहां तक बढ़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से C1 तक बढ़ा, मान लो ये तुम्हारा C1 पॉइंट है, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से C1 तक बढ़ा, और C1 से लेके C2 तक फिर माइनस है, मतलब C1 से लेके C2 तक मान लो घट गया, ठीक, और फिर से ये मान लो तुम्हारा पॉइंट क्या हो गया C2, और फिर C2 से लेके C3 तक फिर बढ़ गया, ठीक, ये मान लो C3 है, और C3 से इन्फिनिटी तक भी बढ़ ही रहा है, प्लस ही है, तो मान लो इसके बाद भी बढ़ रहा है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, मतलब बढ़ रहा है लगातार। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, जरा देखो, ग्राफ बढ़ा और फिर घटने लगा। तो कोई भी चीज बढ़ करके जब घटती है, तुम्हारा अगर मान लो क्लास के अंदर टेस्ट में नंबर अचानक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और फिर घटने लगा, इसका मतलब कि तुम एक मैक्सिमम नंबर पाए हो, और नंबर अगर लगातार घटते 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 बढ़ने लगा, इसका मतलब तुम मिनिमम नंबर पाए हो। तो अगर तुम्हारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होकर के निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव होकर के निगेटिव मतलब प्लस से माइनस जा रहा है, तो हमें यहां पर एक पॉइंट मिलता है C1, और इस C1 पर हमको क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। और जब हमारा निगेटिव होकर के पॉजिटिव होता है तो वहां पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलती है। बात समझ में आया। तो यहां पर हमारा जो C1 पॉइंट होगा, इस C1 पॉइंट पर हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये C1 पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इस पॉइंट C1 को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब यहां हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। किस पॉइंट पर, C1 पर। C2 पर क्या मिलेगा हमको, C2 पर मिलेगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों, क्योंकि C1 पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ हमारा बढ़ करके घट रहा है, C2 पर हमारा ग्राफ घट करके बढ़ रहा है, तो यहां पर C1 पे हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, C2 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। मतलब C1 क्या है, C1 x की वो वैल्यू है जहां पर हमको मैक्सिमा मिल रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारी हो जाएगी FC1, यानी फंक्शन में यहाँ x के जगह अगर हम C1 रख देंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी FC2, यानी हमारा जो ग्राफ होगा वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो C1 FC1 ऊंचाई तक जाएगा। और किस पॉइंट पर वो ऊंचाई मिलेगी, वो ऊंचाई C1 पॉइंट पर मिलेगी। मतलब x बराबर C1 पर हमारा ग्राफ सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट होगा, और x बराबर C2 पर हमारा ग्राफ नीचे यानी कि यहां पर होगा। बात समझ में आ गई। तो ये मैक्सिमा मिनिमा हम चेक कर लेते हैं। बाकी मैक्सिमा मिनिमा में अभी बहुत लोचा है, बहुत सारे कंडीशंस हैं, उतनी डीप में हम जाने का यहाँ प्रयास नहीं करेंगे। हम केवल ये ध्यान रखेंगे कि हमें किसी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना होगा तो वो हमारा ग्राफ बनाते समय कितना ऊंचा और कितना नीचा कहाँ पर बनाएंगे, किसी पॉइंट पर क्या हाइट मिलेगी और किसी पॉइंट पर कितनी डेप्थ तक ग्राफ हमारा जाएगा, उतनी ही इंफॉर्मेशंस के लिए हम यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा बहुत
पढ़ते हैं। ठीक, बाकी हम लोग अभी डिटेल में जब एग्जाम्पल्स करना शुरू करेंगे, ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ फीड हो जाएंगी और सारा का सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे करेंगे ये तो पता चल गया। जिस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा हमको चेक करना होगा, मतलब चेक तो करना ही पड़ेगा, ग्राफ हमारा कहाँ तक जा रहा है, कितना ऊंचा जाएगा, तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन को 0 पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन को 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ प्लस माइनस चेक कर लेंगे। जब प्लस से माइनस जा रहा होगा तो वो पॉइंट हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा, माइनस से प्लस जा रहा होगा तो वो हमारा मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। और प्लस से प्लस या माइनस से माइनस जा रहा है, प्लस से प्लस मतलब बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, बढ़ता चला गया, यहां भी बढ़ रहा है यहां भी बढ़ रहा है, तो बढ़ता चला गया, तो वहां पर हम लोगों का कोई मतलब यहां मैक्सिमा मिनिमा से नहीं है। यहां ना तो मैक्सिमा मिलेगा ना तो मिनिमा मिलेगा, यहां पर हमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, और यहां भी क्या है प्लस, मतलब ग्राफ प्लस मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, प्लस मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। कोई भी चीज लगातार बढ़ती जा रही है तो मैक्सिमा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कोई भी चीज घटती जा रही है तो मिनिमा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो यहाँ प्लस प्लस दोनों है, मतलब ग्राफ बढ़ रहा था इधर भी और यहाँ भी बढ़ता ही चला गया। देखो जैसे यहाँ भी बढ़ रहा था और इधर भी बढ़ता ही चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पे न तो मैक्सिमा देगा और न तो मिनिमा देगा। क्लियर है? तो जिस पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएशन अपना साइन चेंज करेगा, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन साइन चेंज करेगा, जैसे ये C1 पॉइंट पर डिफरेंशिएशन अपना साइन बदल रहा है, कैसे? इधर डिफरेंशिएशन प्लस था और इधर माइनस हो गया। किधर प्लस था? C1 के इधर प्लस, C1 के उधर माइनस, मतलब डिफरेंशिएशन ने अपना साइन कहाँ चेंज किया? C1 पर। और कहाँ चेंज किया? C2 पर। तो यही C1 और C2 हमारे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। अब कौन सा मैक्सिमा होगा कौन सा मिनिमा होगा ये कैसे चेक करते हैं? तो अगर साइन चेंज हो रहा हो, कैसा? प्लस से माइनस साइन चेंज हो रहा हो तो वो मैक्सिमा देगा, और माइनस से प्लस अगर साइन चेंज हो रहा होगा तो वो मिनिमा देगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का साइन अगर माइनस से प्लस हो रहा होगा तो मिनिमा मिलेगा, और प्लस से माइनस हो रहा होगा तो मैक्सिमा मिलेगा। अभी बिल्कुल ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप केवल एक कोने में रखे रहिए। अभी हम लोग थर्ड जो इसका लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, और जैसे ही ग्राफ बनाना शुरू करेंगे 2-3 तरीके के ग्राफ जैसे ही हम प्लॉट करेंगे, अचानक से आप देखोगे कि ये सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ गई। यहां पर आपको हो सकता है थोड़ा दिमाग में लोड आ रहा हो कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है। बिल्कुल लोड नहीं लेना, बिल्कुल दिमाग को स्थिर करके और चीज को ध्यान से बस देखते चलो, समझते चलो। ठीक है, और इस सेकंड वाले लेक्चर को आप एक बार अभी देखो बिना लोड लिए, और फिर 2-3 दिन के बाद से, 2-3 लेक्चर के बाद से एक बार फिर इस सेकंड लेक्चर को देखना। हम आपको उधर रिमेंबर भी करा देंगे, याद भी करा देंगे। 1-2 लेक्चर में हम ऑलरेडी आपको बोल देंगे कि आप सेकंड वाला वीडियो जा करके देख लेना फंक्शन का। तो आप फिर इसको एक दिन आराम से बैठ करके मोबाइल सामने रख के, या जहां से आप देखते हो टैब सामने रख करके, बिल्कुल एकदम गाल पे हाथ लगा करके और आराम से दिमाग से इसको देखते जाना, समझते जाना, देखते जाना, समझते जाना। नोट वोट करने की जरूरत नहीं है, एक बार देखोगे सारा चीज़ दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। और इसको डिटेल में हम लोग अलग से चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफ के लिए देखे। थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ और भी बात कर लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट पढ़े? इवन ऑड पढ़ा, फिर हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, फिर हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में शेप देखा कि शेप कैसा होगा ग्राफ का, कॉन्केव अप जैसा शेप होगा कि कॉन्केव डाउन जैसा शेप होगा, यानी एक कॉन्केविटी वाली हेडिंग तीसरी डाले थे। हमारे ग्राफ का शेप कौन डिसाइड करता है? हमारे ग्राफ का शेप डिसाइड करता है कॉन्केविटी। ग्राफ बढ़ेगा कि घटेगा ये कौन डिसाइड करता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और कितना ऊंचा ग्राफ जाएगा और कितना नीचा जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? ये मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करता है। इवन ऑड एक एडिशनल पॉइंट हमने आपको पढ़ा दिया, वो कब यूज होगा? वो हर जगह यूज नहीं होगा, वो आप केवल वहीं यूज कर पाओगे जहां आपको ये पता होगा कि आपका ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। अगर आपका ग्राफ इवन या ऑड है। अगर आपका ग्राफ इवन है तो हम ग्राफ आधा बनाएंगे, आधा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कर देंगे। फंक्शन अगर ऑड है तो भी आधा बनाएंगे, आधा ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक खुद ही ड्रॉ कर देंगे। और फिर अगर इवन ऑड दोनों नहीं है तो फिर हमको इवन ऑड की तरफ दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक,
अब एक पॉइंट और थोड़ी सी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसकी हमको यहाँ जरूरत पड़ेगी, वो है एसिम्पटोट। ठीक है, एसिम्पटोट के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी यहाँ पे लेंगे। हालांकि अभी हम इसको एक बार और बता देंगे, पीछे जब आपको जब ग्राफ की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ फिर से एक बार समझाएंगे। ठीक है, एसिम्पटोट यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं होता क्या है। एसिम्पटोट इज अ लाइन गोज टू इंफिनिटी विथ द कर्व। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो कर्व के साथ इंफिनिटी पर चली जाती है, यानी टच द ग्राफ एट इंफिनिटी। अगर कोई लाइन किसी ग्राफ को कहां टच करती है, इंफिनिटी पर जाकर के, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने यहां पर एक फिगर बनाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने बोला कि ये ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। मान लो हमने एक ग्राफ बना दिया यूं। ठीक है, ये देखो हमारा वाई एक्सिस है। हमारा ये ग्राफ धीरे धीरे वाई एक्सिस के पास आ रहा है लेकिन टच नहीं कर रहा है। देख रहे हो, इस लाइन के साथ हमारा ग्राफ नीचे जाता जाएगा, कहां तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, नीचे इन्फिनिटी तक, नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इस लाइन के साथ इन्फिनिटी पे जा रहा है। हमने बोला कि ऐसी लाइन जो ग्राफ के साथ इन्फिनिटी पे जाती है उसी को एसिम्पटोट कहते हैं। तो यहां वाई एक्सिस वाली लाइन किसका काम करेगी, एसिम्पटोट का काम करेगी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एसिम्पटोट। ऐसे ही मान लो अगर इस तरीके का कहीं ग्राफ बना दें, जैसे देखो ये यहां पर देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ इन्फिनिटी पे जा रहा है, देख रहे हो ना, माइनस इन्फिनिटी पे, इसके साथ जाता जाएगा, दोनों टच नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते 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 बीच की डिस्टेंस छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, इनफाइनाइट पे जाकर के दोनों मिलेंगे। इनफाइनाइट पे हम जाते नहीं है, इसलिए वो हम देखेंगे नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों की वैल्यू एक साथ पैरेलल ऐसे ही चलती चली जाएगी। मतलब ये वाली लाइन इस ग्राफ के साथ इन्फिनिटी पे जा रही है, तो फिर इस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, एसिम्पटोट्स। ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये तुम्हारा कोई लाइन है, तुम्हारा ग्राफ कोई इस तरीके से हो गया, कोई ग्राफ तुम्हारा इस तरीके से हो गया। देखो अब ये लाइन है, ये लाइन मान लो कौन सी है, ये लाइन मान लो कि तुम्हारी y बराबर mx है। ये लाइन कौन सी है, y बराबर mx। ये लाइन तुम्हारी इस कर्व के साथ कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, देख रहे हो ना। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, एसिम्पटोट। किसके लिए, इस ग्राफ के लिए। इस ग्राफ के साथ भी कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इसके लिए भी ये लाइन क्या कहलाएगी, एसिम्पटोट। मतलब समझ में आ गया, ऐसी लाइन जो ग्राफ के साथ इनफाइनाइट तक चली जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट लाइन बोलते हैं। इसकी ग्राफ में क्या जरूरत है वो समझेंगे, और कैसे हम इसको पता करेंगे वो समझेंगे। तो एसिम्पटोट इज नथिंग, इट इज अ लाइन। एसिम्पटोट इज अ लाइन, कैसी लाइन, गोज टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाती है, विथ कर्व, कर्व के साथ कोई भी लाइन इंफिनिटी पे जा रही है, मतलब वो उस कर्व का एसिम्पटोट है। जो लोग हाइपरबोला पढ़े होंगे तो हाइपरबोला में एसिम्पटोट थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। हाइपरबोला में एसिम्पटोट वाला कॉन्सेप्ट जाकर के वहाँ एक बार और देख लेना। लाइन कर्व के साथ इन्फिनिटी पर जाएगी तो एसिम्पटोट, वहाँ पर भी हमने बता रखा है। तो यहाँ पर एसिम्पटोट चेक कैसे करते हैं वो तरीका थोड़ा सा देखते हैं। मान लो y बराबर fx एक फंक्शन है, ठीक। इफ एट x इज इक्वल टू a y की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, प्लस या माइनस, तो x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड, x इज इक्वल टू a को क्या कहते हैं, एसिम्पटोट। कैसा एसिम्पटोट, वर्टिकल एसिम्पटोट। अब वर्टिकल क्यों, क्योंकि x बराबर a लाइन कैसी होगी, y एक्सिस के पैरेलल। x बराबर a लाइन कैसी होगी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई तुमसे बोले कि x बराबर a लाइन बनाओ, a कांस्टेंट है, तो x बराबर 2 लाइन कैसी होगी, x बराबर 3 लाइन कैसी होगी, x बराबर -1 लाइन कैसी होगी, ऐसी ना लाइन होगी।
ये लाइन कौन सी लाइन होगी, x बराबर a। अब ये ओरिजिन के इधर होगी कि इधर होगी, ये a पर डिपेंड करेगा, a पॉजिटिव है कि निगेटिव है। लेकिन ये x बराबर a एक लाइन होगी, कैसी लाइन, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो x के जगह a पुट करने पर अगर y प्लस या माइनस इन्फिनिटी होता है तो x बराबर a वर्टिकल एसिम्प्टोट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोले y बराबर 1/x माइनस 1x माइनस 2, यहां पर x बराबर 1 रखोगे तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। देखो x के जगह 2 रखोगे तो भी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। होगी कि नहीं होगी, बोलो। तो यहाँ x के जगह 1 पुट करने पर भी y इन्फिनिटी है, x के जगह 2 पुट करने पर भी y इन्फिनिटी है। इसमें इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 1 और x बराबर 2 ये दोनों किसका काम करेंगे, वर्टिकल एसिम्प्टोट का काम करेंगे। ठीक, बात समझ में आया। वर्टिकल एसिम्प्टोट का काम करेंगे मतलब क्या, यहाँ पर मतलब ये कि ये जो इसका ग्राफ होगा, जो इस ग्राफ को हम ड्रा करेंगे, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ x बराबर 1 और x बराबर 2 लाइन के साथ इनफाइनाइट पर जाएगा। एसिम्प्टोट का मतलब अभी हमने पढ़ा, एसिम्प्टोट किसको बोलते हैं, ऐसी लाइन जो ग्राफ के साथ इनफाइनाइट पर चली जाती है। तो यहाँ पर ऐसी लाइन जो ग्राफ के साथ इनफाइनाइट पर चली जाएगी उसको एसिम्प्टोट कहते हैं। और वो निकालते कैसे हैं, तो x के जगह 1 पुट करने पर y की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, मतलब x बराबर 1 एसिम्प्टोट हो गया। x बराबर 1 मतलब क्या, x बराबर 1 मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, ये लाइन हमारी x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 1 लाइन है, x इज इक्वल टू 1 लाइन मतलब ये हमारे ग्राफ के साथ इन्फिनिटी पे जाएगी, और ये भी लाइन हमारे ग्राफ के साथ इन्फिनिटी पर जाएगी। याद रखना कि हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट ग्राफ नेवर कट वर्टिकल एसिम्प्टोट, ग्राफ हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट को काटता नहीं है कभी भी। ठीक है, हमारा ग्राफ वर्टिकल एसिम्प्टोट के साथ इन्फिनिटी पर जाता है, उसको कट नहीं करता है। ठीक, तो ग्राफ नेवर कट वर्टिकल एसिम्प्टोट, वो वर्टिकल एसिम्प्टोट को काटेगा नहीं। ग्राफ हमारा इसके साथ इन्फिनिटी पर जाएगा, ऐसे इसके साथ ऐसे इन्फिनिटी पर जाएगा, या इसके साथ इन्फिनिटी पर जाएगा, ठीक है, या नीचे से इन्फिनिटी पर जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ग्राफ हमारा इन दोनों लाइन को काटेगा कहीं नहीं, इनके साथ इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ये फायदा होगा एसिम्प्टोट पता चल जाने से। एसिम्प्टोट पता चलेगा तो हमको ये पता चलेगा कि इस लाइन के साथ हम ग्राफ को कहाँ लेके चले जाएंगे, इन्फिनिटी पर, बीच में रुकना उकना नहीं है। ठीक, एसिम्प्टोट से एक ये फायदा होगा। दूसरा एक और एसिम्प्टोट होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। एक और होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। जैसे मान लो हमारे पास y बराबर fx फंक्शन है, अगर हम x के जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, x के जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं और हमें मिलता क्या है, y का वैल्यू a। x के जगह इन्फिनिटी पुट करने पर y का वैल्यू a मिला, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। यहाँ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसा होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारा क्या होता है, x एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये y बराबर a होगा। ठीक है, हमारा ग्राफ इस लाइन के साथ इन्फिनिटी पर जाएगा, हमारा ग्राफ इस लाइन के साथ इन्फिनिटी पर जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा या ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस लाइन के साथ हमारा ग्राफ इन्फिनिटी पर जाएगा। क्लियर है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा वर्टिकल एसिम्प्टोट। यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि x के जगह इन्फिनिटी कैसे रखेंगे, x के जगह कैसे इन्फिनिटी रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लिमिट में पढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। बट अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और लिमिट वाला कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में सारा कुछ यहाँ पे डाल देने पर कन्फ्यूजन होगा। तो अभी आप सिंपल बस ये ध्यान में रखो कि वर्टिकल एसिम्प्टोट क्लियर हो गया। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कब मिलता है, x के प्लेस पर प्लस या माइनस इन्फिनिटी रखने पर अगर y की वैल्यू a आ जाती है
तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि y बराबर a हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। और x के प्लेस पर a रखने पर अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, रखेंगे हमेशा x, इनपुट हमारा x है, फंक्शन की डिफिनीशन में हमने आपको पढ़ा रखा है कि इनपुट x है और y हमारा आउटपुट है, x इनपुट है, रखेंगे हमेशा x के जगह a रखे तो y की वैल्यू इन्फिनिटी, x के जगह इन्फिनिटी रखे y की वैल्यू a, x के जगह रखेंगे इनपुट जो डालेंगे वो x डालेंगे, तो x के जगह हमने a रखा, y की वैल्यू इन्फिनिटी आई तो x बराबर a हमारा वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा। x के जगह इन्फिनिटी रखा और y की वैल्यू a आ गई तो y बराबर a हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा। और एसिम्प्टोट का क्या काम है यहाँ, तो एसिम्प्टोट हम लोग इसलिए इस ग्राफ में पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये जानते हैं या हम लोग एसिम्प्टोट की डिफिनीशन पढ़ के ये सीख गए हैं कि एसिम्प्टोट ऐसी लाइन होती है जो हमारे ग्राफ को पकड़ करके उसके साथ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स की तरह खींचते हुए उसको कहां तक लेके चली जाती है, इनफाइनाइट तक लेके चली जाती है। तो इस एसिम्प्टोट की जानकारी भी हमारे ग्राफ में काफी हद तक बढ़िया एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगी, एक ग्राफ को ड्रॉ करने में काफी मदद करेगी। एक पॉइंट और थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे केवल ओरल बोल देते हैं, आप दिमाग में रख लेना, उसको नोट अभी हम जरूरत पड़ने पे कराएंगे जब पॉइंट आएगा, क्योंकि यहीं पे नोट करा देंगे तो वहाँ जाते जाते तब तक चीज़ें मिस हो जाएंगी। यहाँ केवल कॉन्सेप्ट जितना बताए उतना दिमाग में रखना है। हमने एक हेडिंग डाली थी अभी, सॉरी एक हेडिंग ने एक पॉइंट लिखवाया था कि हमारा ग्राफ वर्टिकल एसिम्प्टोट को कभी काटता नहीं है। देखो पीछे वीडियो में पीछे जा करके देखो, अभी हम इसके जस्ट 2 मिनट पहले जब वर्टिकल एसिम्प्टोट लिखवाए थे तो वहां पर लिखे थे नीचे क्या, वर्टिकल एसिम्प्टोट को हमारा ग्राफ कट नहीं करता है। हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखवाया, बोलो वहां हमने ये भी तो बोल सकते थे कि एसिम्प्टोट को हमारा ग्राफ कट नहीं करता है। हमने वहां पर एक चीज लिखी कि हमारा ग्राफ वर्टिकल एसिम्प्टोट को कट नहीं करता है, हमने ये नहीं लिखा कि हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को नहीं कट करता है। तो ये ध्यान आज के बाद रखिएगा कि वर्टिकल एसिम्प्टोट अगर हमने खींच दिया है तो हमारा ग्राफ कभी उसको कट नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को हमारा ग्राफ काट भी सकता है, काटेगा ही ये जरूरी नहीं है, काट भी सकता है। यहां पर इस ग्राफ को इसे कट करने के लिए विशेष व्यवस्था है, ये ग्राफ इस लाइन को कट भी कर सकता है। इसके साथ इनफाइनाइट पे तो जाएगा पक्का है, लेकिन ये ऐसे भी इनफाइनाइट पे जा सकता है। जैसे ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये y इज इक्वल टू a तुम्हारा एसिम्प्टोट है, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ठीक है। यानी इसके साथ इनफाइनाइट पे जा रहा है और इसने देखो इस ग्राफ ने इसी लाइन को कट भी यहां पे कर दिया, देख रहे हो, यही लाइन तुम्हारी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट थी, तो ग्राफ तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को काट भी रहा है और उसके साथ इनफाइनाइट पे भी जा रहा है। तो हमेशा नहीं काटता है, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर हमारे ग्राफ को हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट काटता है, लेकिन वर्टिकल एसिम्प्टोट को किसी कंडीशन में नहीं काटेगा, ये अपने दिमाग में रखना। अब कब इसको काटेगा और कब नहीं काटेगा इसकी हम लोग चर्चा इसके पर्टिकुलर टॉपिक में करेंगे जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वहां डिटेल में इसको समझाएंगे। अभी आप इस सेकंड लेक्चर को ध्यान से देखिए, कुछ इसका नोट्स तो तैयार करते ही रहना है। फर्स्ट वाला जो आपने फंक्शन वाला वीडियो देखा था उसका भी नोट्स तैयार कर लिया होगा, दोनों देख लेना। हालांकि फर्स्ट और सेकंड में काफी गैप हो गया बीच में, तो आप सीधे 2 मत देखना, 2 जो लोग देख रहे हो वो पहले 1 एक बार देख लेना, फंक्शन की डिफिनीशन। उसके बाद आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फंक्शन का जो हम ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ में जिस जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा कर लिया। अब हम यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसी का टोटल कितने पॉइंट हो गए थे, इवन ऑड फंक्शन हो गया, दूसरा हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा, तीसरा कॉन्केविटी पढ़ा, चौथा मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा, पांचवा हम लोगों ने एसिम्प्टोट पढ़ा, छठा पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर एसिम्प्टोट्स। ये जो हम लोग एसिम्प्टोट पढ़ रहे हैं ना, ये जो एसिम्प्टोट पढ़ रहे हैं, इसी एसिम्प्टोट में जो हम ये लिखे हैं कि x के जगह हम प्लस माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, इसी को सीखने के लिए हम लोग ये वाली हेडिंग अभी थोड़ी सी पढ़ेंगे, 6वीं वाली, और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग में इसको बताएंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिम्प्टोट,
ठीक है, एसिम्प्टोट के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहीं पर हम इसको ब्रेक करते हैं। थर्ड लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, इतना आप रिवाइज करके रखना। थर्ड लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, वहाँ से आप ग्राफ बनाना शुरू करिएगा और वहीं से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों जो लेक्चर हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, ये दोनों केवल फंक्शन की डिफिनीशन के लिए थे, और फंक्शन के जो फोटो बनेंगे, फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा, उनको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तीसरे लेक्चर से हमारा फंक्शन कंटिन्यू हो जाएगा। थैंक यू।